हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी के पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 प्लेटफॉर्म स्टडी विथ रितेश पे। आशा करता हूं मेरे सभी तमाम मेरे जितने भी शेर और शेरनी हैं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी जो है ना वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो माय डियर, एक बार फिर से अपनी सेशन से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। अपनी सीरीज को लेकर आ चुके हैं, सामान्य ज्ञान की वही सुपर डुपर सीरीज जिसमें हम लोग सभी तमाम बच्चे जो हमारी टाइमिंग है उसी टाइम पे जो है हम लोग कनेक्ट होते हैं और सामान्य ज्ञान यानी समुद्र के सर गहराइयों का पता लगाते हैं ना कि बच्चों, जैसा कि सामान्य ज्ञान एक समुद्र है, अथाह ज्ञान के भंडार है जहां से जितनी भी ज्ञान लिया जाए वो कम ही रहेगी। तो चलिए फिर उसी सिलसिला को हम फिर से शुरू करते हैं और मेरे जितने भी प्यारे साथी फटाफट सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन सेशन को मैं शुरू करूंगा उसके पहले एक बार ये कंफर्म कर दीजिए मेरी वॉइस आप सभी तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रही है, स्क्रीन विजिबल है और ऑडियो ऑडिबल है। तो एक बार बिल्कुल फास्ट सभी लोग यस टाइप कर दो। जी हाँ, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे लाडलो। क्या बात है, गुड इवनिंग मेरे सभी प्यारे साथी। एक बार यस टाइप कर दीजिए, फिर सेशन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जबरदस्त सेशन होगा जिसमें हम लोग बिहार पैरामेडिकल 2025 प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने के लिए सर एक बढ़िया हम लोगों को कोर्स और एक बढ़िया कॉलेज लेने के लिए हम लोग इस सेशन से कनेक्ट हैं। बिल्कुल, तो आपकी हर एक वो बच्चों जो लक्ष्य है, जो एम है ना, जो आपकी लालसा जो मानसा है, हर एक चीज पे हम लोग खड़े उतरेंगे और हर एक चीजों को क्रैक करते हुए हम लोग एक बढ़िया कॉलेज भी लेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे क्योंकि आज की भी जो सेशन होगी वो भी जबरदस्त होगी। एक से बढ़कर एक क्वेश्चनों का कलेक्शन होगा जिसमें हम लोग सभी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रूबरू होंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। ओके, तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए, ओके एवरीवन, ऑल क्लियर है गुरुजी, चलिए आगे बढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि पहला सवाल आज की सामान्य ज्ञान में क्या पूछा गया है आप लोगों से। और पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपके स्क्रीन पे होगा। बच्चों, चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर स्थित है, बता सकते हैं चंद्रगुप्त जो बस्ती मंदिर है वो स्थित है बच्चों श्रवण बेलगोला में, राजगीर में, नालंदा में या बोध गया में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलो, जरा सा बता दीजिए सभी लोग, है ना। सभी लोग बता दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर बच्चों ये जैन धर्म का एक मंदिर है मौर्य काल के समय, है ना। और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त ने जब अपना राजपाट को त्याग दिया यानी अपने पुत्र को सौंप दिया जिनका नाम था बिंदुसार, और वो चले गए तपस्या में। तो वो तपस्या कहाँ करते हैं, तो कर्नाटक के श्रावण बेलगोला के बच्चों चंद्रगिरी पर्वत पे वो तपस्या कर कर अपना अंतिम समय वहीं पे व्यक्त करते हैं। तो भाई जैन धर्म के एक मंदिर जो है ना वही मंदिर बच्चों चंद्रगुप्त बस्ती के नाम से हम लोग जाना करते हैं। और ध्यान रखेंगे ये श्रावण बेलगोला में है ना। ये कहाँ है, तो भारत के कर्नाटक राज्य में है। तो ऑप्शन ए देने वाले जो बच्चे होंगे वो राइट होंगे। हर एक चीजों को हम लोग जानेंगे। तो एक बार वीडियो को भी सभी लोग शेयर कर दीजिए क्योंकि जबरदस्त क्वेश्चनों का संग्रह होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी जो टाइमिंग है उसी टाइम पे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं बच्चों, हर एक क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर, हर एक क्वेश्चनों का संग्रह लेकर, है ना। बहुत अच्छी बात है माय डियर, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन ए देने वाले बच्चे हो जाएंगे राइट सर, श्रावण बेलगोला, है ना। सर ये कहाँ है, तो याद रखेंगे ये कर्नाटक में है। ओके, कर्नाटक में है ना बच्चों। यदि पर्वत की बात कर देना कि किस पर्वत पे है भाई ये मंदिर, तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। हर एक चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। चंद्रगिरी पर्वत, ठीक है, ठीक है, हाँ चंद्रगिरी जो है ना पर्वत या पहाड़ी, आप लोग ध्यान रखना यहीं पे ये मंदिर स्थित है।
ओके, बिल्कुल। तो ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ इससे रिलेट करते हुए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर आप तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम लोगों को बताते हैं, है ना। बिल्कुल, क्यों नहीं बताएं, क्योंकि एक्स्ट्रा पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा बिहार पैरामेडिकल 2025 एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करवाने में, है ना। क्योंकि वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। और क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, यदि आपसे जो है ना चंद्रगुप्त बस्ती मंदिर के बारे में ना पूछे, यदि आपसे ये पूछते 2025 की परीक्षा में, ठीक है, क्या पूछते कि महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, तब आप क्या बताओगे? भाई महात्मा बुद्ध, है ना, महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, है ना। तो बता सकते हैं महाबोधि मंदिर ये कहाँ स्थित है? तो भाई बिहार के बोध गया में स्थित है। हर एक चीजों को हम लोग देखते चलेंगे, है ना। मेरे प्यारे लाडलो, यदि सेशन बढ़िया लग रही है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, भारी संख्या में बच्चों जो हैं वो जुड़ते हुए सेशन से, तो एक बार वीडियो को भी शेयर करेंगे ताकि आपके और भी जितने भाई बंधु मित्र हैं भटक रहे हैं तो वो लोग भटके ना और सवाल पे फोकस करें और एक बढ़िया कॉलेज ले लें, है ना। और जो उनकी एम है ना, उस लक्ष्य को प्राप्त करके सर आगे की जिंदगी को व्यक्त करें, है ना सर, यही है ना। आप लोगों ने हमारा, चाहे वो बैच की बात करें, टॉपर बैच, रैंकर बैच, आरंभ बैच या तेजस बैच, आपने इन सभी तमाम बैचेस को जो परचेज किए हो वो एक ही लालसा है ना, और एक ही जो है ना मकसद है। क्या है बच्चों? बिहार पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना और एक बढ़िया कॉलेज और एक बढ़िया कोर्स ले लेना और अपनी तैयारी में चांद चांद लगाना और एक गवर्नमेंट कॉलेज लेना, है ना। तो भाई बिल्कुल आप लोगों को जरूर सफलता मिलेगी। जितनी भी चीजें, मैं इस चीज को बार बार रिपीट करता हूं कि जो भी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप लोग क्या करो, चीजों को रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, है ना। क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, है ना, बस मेहनत जारी रखें। और अगला सवाल बच्चों, विश्व शांति स्तूप बता सकते हो ये कहाँ है ना। विश्व शांति स्तूप की हम यदि बात करें तो ये भी बिहार के राजगीर में स्थित है ना। चारों दिशा में बच्चों महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार हमारा नेशनल सिंबल यानी राष्ट्रीय जो स्तंभ है ना, जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, वो है, उसी प्रकार ये भी आपको जो है ना बच्चों आकृति देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विश्व शांति स्तूप ये बिहार के राजगीर में स्थित है। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। बिल्कुल गुरुजी, है ना, बिल्कुल सर, आपका ये कहना सही है ना। तो बिल्कुल मेहनत जारी रखें, हर एक चीज हम लोगों को मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल है, सहवाजगढ़ी का अशोक का 7वां शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? बताइए बताइए तो जरा सा सभी लोग। बच्चों सहवाजगढ़ी का जो है ना अशोक का जो 7वां शिलालेख है, जैसा कि आपको पता है सम्राट अशोक के समय बच्चों जितने भी शिलालेखों की स्थापना हुई है इन्हीं के समय में हुआ, और हर एक चीज का जो है ना उत्कीर्ण किया गया है, लिखा गया है उन सभी तमाम शिलालेखों में, जो कि कभी नहीं उसको मिटाया जा सकता, है ना। पत्थरों पे लिखे जाने वाला सभी उत्कीर्ण, है ना, शिलालेखों की बात करेंगे तो भाई बता सकते हो जो सहवाजगढ़ी में जो लिखा गया है जो 7वां शिलालेख, वो किस भाषा में लिखी गई है? ब्राह्मणी, खरोष्टी लिपि, यूनानी या अरमाइक लिपि? बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे लाडलो, आप लोगों का कहना है ये सर खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। बिल्कुल ये चीज ध्यान रखेंगे, ये भी आपका सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट है। किस लिपि में लिखी गई है बच्चों? खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। लेकिन मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं पूछूं आप लोगों से सर लिपियों की जननी किस लिपि को कहते हैं? जितनी भी लिपि हैं इन सभी लिपियों की जननी माता के तौर पे हम लोग किस लिपि को जाना करते हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं? बता दीजिए सर। इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में लिपियों की बात की गई है, तो जो भी चीजें आपको पता है कि जो भी क्वेश्चन से सर करवाते हैं उससे रिलेट करते हुए काफी सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा
क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी हमें देते हैं, जो कि हम लोगों को इससे फायदा मिल सके। तो बिल्कुल सर, लिपियों की जननी किस लिपि को कहते हैं? तो ध्यान रखेंगे सर, ब्राह्मणी लिपि को कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मणी लिपि को कहते हैं लिपियों की जननी। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखेंगे बच्चों। अगला सवाल यदि मैं पूछूं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप लोगों को पता है कि सर देवनागरी में लिखी जाती है ना? बचपन से पढ़ते हम लोग आ गए हैं देवनागरी, है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे पंजाबी की बात करेंगे। पंजाबी जो भाषा है ये किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका क्या कहना होगा? पंजाबी बता दो, गुरुमुखी लिपि में, है ना? तो ये सभी चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। बच्चों, भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? चलिए, अकॉर्डिंग टू 2024 बताइए। यदि मैं वर्तमान समय के दृष्टिकोण से बात करूं तो आप लोग क्या बताओगे कि भारत से जो है ना बच्चों, निर्यात होने वाली यानी एक्सपोर्ट होने वाली जो आइटम है, जो प्रोडक्ट है ना, जो सामान है, वस्तु है, वो क्या है? सर चमड़े का सामान है, कपड़ा है, चाय है, या चावल है? बता सकते हो? बता सकते हैं माय डियर? बिल्कुल। तो माय डियर ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए देने वाले बच्चे गलत होंगे, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी देने वाले गलत होंगे, लेकिन ऑप्शन बी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो बिल्कुल राइट होंगे। क्यों राइट होंगे? क्योंकि आपसे यदि पूछ दे कि भारत में निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण जो वस्तु है वो क्या है, तो वो कपड़ा है। ठीक है, कपड़ा है भाई। आप लोग ध्यान रखोगे, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका राइट होगा। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट और भी कुछ क्वेश्चनों के बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, बिल्कुल मेरे प्यारे लाडलो, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, ये सेशन बढ़िया लग रही है, तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी और भी काफी सारे क्वेश्चनों से हम लोग रूबरू होंगे। बच्चों, इस सेक्शन इंफॉर्मेशन में हम बात करेंगे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, बता दीजिए, है ना? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? पता है आपको? पता है माय डियर? बता दीजिए। तो यही ना बताओगे कि सर भारत की सबसे ऊंची मूर्ति यदि बात आप करेंगे ना, तो हम एक ही का नाम याद रखेंगे, है ना? क्या नाम याद रखेंगे? क्या नाम याद रखेंगे बच्चों? स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना? बिल्कुल। क्या याद रखोगे, है ना? स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, है ना? बिल्कुल। ठीक है बच्चों, स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात की गई है, तो यदि मैं आप लोगों से पूछ डालूं कि आपने बताया कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, क्या बता सकते हो ये किसकी मूर्ति है, किसकी प्रतिमा है? क्या आप लोग ये जवाब दे सकते हैं मेरे प्यारे लाडलो कि स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है ये किसकी मूर्ति है? बताइए जरा सा। किसकी है? बता दो, मान जाएंगे। बता दो, मान जाएंगे। तो माय डियर याद रखोगे, ये जो मूर्ति है ये किसकी है ना? पटेल जी की है, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम बात करेंगे इस मूर्ति के बारे में, है ना? ऊंची कितनी है वो भी हम बात करेंगे। देखिए सर, स्टैचू ऑफ यूनिटी एक मूर्ति किसकी है? तो यहाँ पे नाम आप लोग याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना? वल्लभ भाई पटेल। ओके मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए, हम यदि आपसे ये पूछें कि सर इसकी लंबाई कितनी है, इस मूर्ति की, है ना, लंबाई, तो आप यही ना बोलोगे कि सर ये जो लंबाई है ना वो कितनी है? तो 182 मीटर सर इसकी लंबाई है।
ठीक है, कितनी है? 182 मीटर इसकी लंबाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन रहे, है ना, बता सकते हो? चलिए, सभी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे। ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री, भारत के प्रथम गृह मंत्री, गृह मंत्री कौन रहे? बच्चों, प्रथम वाली जितनी चीजें हैं आपको मैं 1000 बार कहा हूं इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत के प्रथम गृह मंत्री, होम मिनिस्टर्स की बात यदि करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ही थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो ये पटेल जी थे, है ना, बिल्कुल सर, पटेल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रही इनके बारे में, तो इस चीज को आप लोग सर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, यदि क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछूं, ठीक है बच्चों, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछी जाएगी, जवाब एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने की जो तरीका होगा वो कुछ डिफरेंट होगा। यूं ही मैं नहीं कहा हूं कि जीके आपका समुद्र है ना, जितना हम लोग ज्ञान ले लेंगे उतना हम लोगों को कम ही लगेगा। बच्चों, यहाँ पे सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि विश्व की, है ना, सबसे ऊंची मूर्ति कौन है? ठीक है, बिल्कुल। यदि मेरे प्यारे लाडलो आपको लग रहा है कि सर के मेहनत से हम लोगों को फायदा हो रहा है, हम लोग काफी सारे चीजों को सीख रहे हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ये बता दीजिए सर विश्व की, है ना, बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहाँ पे बता दीजिए मेरे प्यारे लाडलो, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति। बिल्कुल, क्योंकि मेरे प्यारे लाडलो आप लोग एक लाइक देते हो, एक कमेंट देते हो ना, तो आप लोगों की जो ये इतना प्यार होता है, इतना दुलार जो होता है ना, इससे हम सभी तमाम टीचर्स काफी मोटिवेट फील होते हैं और आपके लिए और भी कड़ी मेहनत करके एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आपके बीच में लेकर आता हूं ताकि हमारे बच्चों को फायदा मिल सके। बिल्कुल, ठीक है, तो आप लोग भी सर हर एक चीजों पे फोकस करेंगे और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति की भी बात करेगा ना, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में ही आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये विश्व में भी, वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी ये नंबर 1 पे। लेकिन सवाल ये है कि ये स्टैचू है कहां सर, भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन पहले ये लिख लीजिए। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये है कहां? गुजरात में है। चलिए, यहाँ पे चीजें हमारी क्लियर हो चुकी, सभी तमाम बच्चों का जवाब भी एकदम परफेक्ट आते हुए, और इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली सवाल पे। मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों, बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विदेशी व्यापार में धन लगाने में मदद की, बता सकते हो? बच्चों, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के किस विदेशी व्यापार में जो है ना धन लगाने की जो है वो मदद की, बता सकते हैं बच्चों? नाबार्ड के द्वारा, एक्सिस बैंक के द्वारा, IDBI के द्वारा, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा? किसके द्वारा? बताइए फटाफट, सभी लोग बताओगे। माय डियर, ध्यान रखेंगे, ये जो मदद लगाई बच्चों, ये एक्सिम बैंक, यानी ऑप्शन बी देने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो राइट होंगे। एक्सिम बैंक के द्वारा सर, ठीक है, मदद प्रदान किया गया। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे एक्सिम बैंक, इसकी स्टैब्लिश के बारे में हम लोग जरा सा जान लेते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम चर्चा करेंगे, तो क्या बता सकते हैं एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी, स्टैब्लिश जो है इसकी कब हुई थी? तो माय डियर, ध्यान रखोगे 1982 ईस्वी में सर ये इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे।
ओके मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों, यदि मैं पूछूं जब बैंक की बात की जा रही है ना, तो बैंक्स की जब बात की जा रही है तो हम यहाँ पे आपसे ये भी पूछे जा सकता है आपसे या पूछा जाएगा कि स्टेट बैंक की स्थापना जो है वो कब की गई थी, बता सकते हैं? बता दीजिए फटाफट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है, किसी ने बहुत ही प्यारा लाइन कही है कि सक्सेस यदि आपको पाना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सफलता आपको यदि चाहिए, तो किसी ने बहुत खूब कही है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि वे मेहनत करने वालों पे सर फिदा हो जाती है ना। जिस प्रकार आप लोगों से यदि कोई दिल लगा ले तो आप लोग फिदा हो जाते हैं, उसी प्रकार बच्चों मेहनत करने वालों की सफलता कहीं नहीं गई है ना। तो इसलिए भाई अभी जो है ना दिल नहीं लगानी है, अभी मेहनत करनी है, ठीक है। बिल्कुल दिल भी लगेगी, एकदम अमेजिंग वाली दिल लगेगी, आप लोगों को सोचना नहीं है, बशर्ते अभी एग्जाम क्रैक कर लीजिए है ना, उसके बाद है ना। फिर तो उसके बाद आप गुनगुनाएंगे ही, क्या गुनगुनाएंगे पता है? कि दिल दिया गल्ला है ना, सुने हो ना लाइन ये, तो बस वही वाली बात होगी। चलिए अब देखिए स्क्रीन पे, सर स्टेट बैंक की स्थापना की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान रखोगे एक है ना 1 जुलाई 1955 ईस्वी में सर इस बैंक की स्थापना की गई, ठीक है, स्टेट बैंक। बच्चों रिजर्व बैंक की हम बात करेंगे तो रिजर्व बैंक जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं, तो रिजर्व बैंक की स्थापना ये कब किया गया है ना, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टेट बैंक आप लोगों ने जान लिया 1 जुलाई 1955, लेकिन रिजर्व बैंक क्या बात है सर, बच्चे मुस्कुरा रहे हैं देखिए यहाँ पे सर, तो 1 अप्रैल सर 1935 ईस्वी में, ठीक है, हाँ आरबीआई की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये कुछ डाटा, ये कुछ अपडेट रहा आपके लिए, आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे। बच्चों भारत का सबसे बड़ा है ना वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल बैंक कौन सी है, बता सकते हैं? भारत की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बैंक कौन सी है मेरे प्यारे लाडलो? फटाफट जरा सा जवाब दे दीजिए आप लोग, है ना। कॉमर्शियल है ना, हाँ बैंक कौन सी है? तो माय डियर आप लोग ये चीज ध्यान रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा जो बैंक जो है ना कॉमर्शियल जो बैंक है वो आपका कौन सी है? एसबीआई है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एसबीआई आप लोग ध्यान रखेंगे। चले बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे लाडलो, एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए फटाफट, है ना। और इसी के साथ अगली सवाल आपके स्क्रीन पे, बच्चों पंचायती राज प्रणाली किस सूची के अंतर्गत आती है, बता सकते हो? किस लिस्ट के अंतर्गत आती है ना? 3 ही सूची है, कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और बच्चों कौन सी? समवर्ती सूची, है ना। तो इन तीनों में जो है ना हमारे देश में इन तीनों को जो है बांट दिया गया है कि कौन कौन चीजें है ना किसके किसके अंतर्गत आएगी, है ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है पंचायती राज ये किस सूची के अंतर्गत आती है? तो माय डियर ध्यान रखेंगे पंचायती राज जो है ना ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है ना, जो कि राज्य सरकार इस पे निर्णय लेती है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, राज्य सूची के अंतर्गत आती है। लेकिन मेरे प्यारे लाडलो यदि मैं पूछूं आप लोगों से, ठीक है, हाँ सर शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है ना। अगला स्लाइड, शिक्षा ये किस सूची के अंतर्गत आती है? तो शिक्षा आपका ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। ओके मेरे प्यारे लाडलो, बिल्कुल सर, ठीक है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली सवाल को। बच्चों भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति
कौन करता है? भाई सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है ना, इसके जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? बच्चों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकपाल राज्य। तो याद रखेंगे, साधारण सी इसकी जवाब होगी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है इनकी नियुक्ति। किनको? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सर, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तो क्या यदि मैं कुछ इन सभी न्यायालयों से रिलेटेड कुछ मैं सवाल आपके बीच रखना चाहूंगा, ठीक है, जो कि इससे रिलेटेड होंगे और कुछ करेंट डाटा होगा वर्तमान समय में, है ना, यानी बच्चों करेंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, बिल्कुल। तो देखिए, यदि मैं पूछूं आप लोगों से पहला ये इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में कि सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की जो समय होती है, जो आयु होती है, वो क्या होती है, बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कितने उम्र में रिटायर्ड होते हैं, बताइए। तो माय डियर, यदि उनकी एज की बात केवल की जा रही है, किस चीज की बात की जा रही है? एज की बात की जा रही है। तो एज की केवल बात की जाएगी तो 65 वर्ष ध्यान रखना, है ना। कितना ध्यान रखोगे? 65 वर्ष। लेकिन मेरे हंसते खिलखिलाते सभी प्यारे साथी, यदि मैं आपसे ये पूछूं कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है ना, बिल्कुल, तो आप क्या बताओगे? आप क्या बताएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो संख्या है सर, वो कितनी है? तो आप यही ना बताएंगे कि सर सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की जो संख्या है वो आपका कितनी है? बताइए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। तो माय डियर, यही बताना आप लोग कि सर 34 है। कितनी है? 34 है न्यायाधीशों की संख्या। अब पूछोगे सर 34 है तो जरा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए। बिल्कुल हम एक्सप्लेन करेंगे मेरे प्यारे लाडलो। 33 + 1 = 34 हुआ ना। तो देखिए सर, यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा सर, यदि हम यहाँ पे आपको ये 1 जो लिखे वो कैसे लिखे, इन सभी को कैलकुलेट करने के बाद 34 न्यायाधीश हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, अदर जो जज होते हैं यानी अन्य न्यायाधीश, ठीक है, अन्य जो न्यायाधीश होंगे उसकी संख्या मेरे प्यारे लाडलो सर कितनी होगी? 33 होगी। और जो मुख्य न्यायाधीश होंगे उसकी संख्या 1 होगी, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश जो सबके हेड होते हैं, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति से उनको जाना जाता है। किस चीज से जाना जाता है? न्यायमूर्ति। जो कि बच्चों आपने चंद्रचूड़, है ना, धनंजय चंद्रचूड़ का नाम सुने हो ना, भारत के ये 50वें नंबर के न्यायाधीश रहे, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश रहे, ठीक है। तो भाई चीफ जज की बात यदि करेंगे, है ना, तो उसकी संख्या केवल 1 होती है, ठीक है। तो इसी को मिलाकर 34 होती है। ये चीज आप लोग समझ गए। अब देखिए मेरे प्यारे लाडलो, अब हम यदि पूछें आप लोगों से, है ना, चलिए इसके बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, अन्य इतने और मुख्य इतने जान लिए ना जी। हाँ, तो अब देखिए, अब यदि मैं पूछूं न्यायाधीशों की श्रेणी में, सर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु यानी एज क्या होती है ना, यानी हाई कोर्ट के जज के बारे में अब आपसे पूछा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम लोगों ने जान लिया, अब हाई कोर्ट के बारे में बताओ सर। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो लोग कितने उम्र में रिटायर्ड होते हैं, है ना। उच्च न्यायालय की बात की जा रही है। तो मेरे प्यारे लाडलो, ये ध्यान रखना कि यहाँ के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 वर्ष है। मेरे प्यारे लाडलो, पूरी उम्मीद से हम कह सकते हैं कि आप लोगों को जो ये चीजें मैं बताया वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक बार फटाफट आप लोग यस टाइप कर दो, बिल्कुल, है ना।
और एक बार वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, है ना। इतना प्रॉपर तरीके से चीजों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, बता देंगे कि आपके माइंड से कभी नहीं जाएगा। जब भी क्वेश्चन देखेंगे अपने आंख के पास, है ना, या पढ़ोगे यूं ही टिक आउट कर लोगे। लेकिन ये आप लोग जरा सा बता दीजिए इसी बात पे सर क्या, है ना, आपसे हम यही पूछना चाहेंगे कि भारत के, ठीक है, भारत के, है ना, है ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, क्या बात है सर, बिल्कुल सर, मजा आ जा रहा है एकदम पढ़ने में, है ना। सर्वोच्च न्यायालय के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन रहे? मुख्य न्यायाधीश कौन रहे, बताइए। 91 नंबर के, है ना। यानी ये जो क्वेश्चन है वो वर्तमान में भी आपका काम देगा, है ना। क्योंकि चंद्रचूड़ की बात करेंगे तो वो 50वें नंबर के बच्चों मुख्य न्यायाधीश रहे जो कि रिटायर्ड हो गए, है ना। धनंजय जो है ना, यानी डी वाई चंद्रचूड़ की यदि हम बात करें तो, है ना, तो ये न्यायमूर्ति रिटायर्ड हो गए। अब इनके बाद यानी इनका जो पद है अब इसको कौन संभालें, जो कि अब 91 नंबर के वो मुख्य न्यायाधीश कहलाएं। दोस्तों इनका नाम आप लोग ध्यान रखोगे, संजीव खन्ना है, यानी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। तो मुख्य न्यायाधीश के आगे न्यायमूर्ति शब्द ऐड होती है, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल सर, जो भी मुख्य न्यायाधीश होंगे उनके आगे सर न्यायमूर्ति शब्द ऐड होगा, ओके, क्योंकि ये सबके हेड होंगे, ठीक है। तो न्यायमूर्ति धनंजय, है ना, यानी संजीव खन्ना, धनंजय तो रिटायर्ड हो गए, संजीव खन्ना जी होंगे, ओके। तो मेरे प्यारे लाडलो, मेरे प्यारे साथियों, इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता दिया, है ना। अकॉर्डिंग टू 2020 वर्तमान यानी 2004, ठीक है। तो करेंट डाटा भी जरा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, ये सभी बेसिक चीजें हैं, हम लोग जितना ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद होगा, ओके। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली सवाल की ओर। मेरे प्यारे लाडलो, सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी कहने का मतलब सभा नहीं, राज्यसभा, है ना। सभा नहीं सर, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? सवाल आपका यही है ना। हाँ, अपर हाउस का यानी राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा का पदेन जो है सभापति कौन होता है बच्चों? फटाफट सभी लोग बता दीजिए। बिल्कुल 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 फास्ट सभी छात्र मेरे इस प्यारे से सवाल का राइट जवाब दे दीजिए, है ना। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, मेरे प्यारे लाडलो, राज्यसभा एक अपर हाउस है, इसको कभी भी हम लोग भंग नहीं कर सकते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं वो सर वेल क्वालिफाइड सब सांसद होते हैं, और साथ ही साथ बच्चों यहाँ पे जो इसके जो अध्यक्ष होते हैं जिसको हम लोग सभापति या पदेन अध्यक्ष के तौर पे हम लोग जाना करते हैं, वो देश के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखेंगे, इसकी जो भी मीटिंग होगी, जो भी चीजें कंडक्ट करवाई जाएगी, सभा होगी, उसका संचालन हमारे देश के उपराष्ट्रपति करेंगे। तो वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति की यदि हम बात करें तो जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि भारत के 14वें नंबर के सर उपराष्ट्रपति पद पे बैठे हुए हैं, संभाल रहे हैं, ठीक है। तो ये अपडेट रही आपके लिए, तो यहाँ पे ये चीजें हम लोग ध्यान रखेंगे। बच्चों अगली सवाल,
बच्चों भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार होता है वो कैसा होता है, कितना हेक्टेयर होता है, बता सकते हो? सीमांत कृषि भूमि है ना, यानी छोटे स्तरों की जो भूमि की बात यदि किया जाए तो वो कितने हेक्टेयर होगा? फटाफट सभी लोग बताइए, है ना। तो माय डियर ध्यान रखोगे वो 1 हेक्टेयर से कम होता है। ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे 1 हेक्टेयर से वो कम होता है। बच्चों अगली सवाल की हम बात करेंगे कि शब्द संक्षेप यानी TRIMS से क्या बनता है, बता सकते हो? TRIMS से क्या बनता है? फटाफट जरा सा जवाब दे दीजिए आप लोग। शब्द जो है ना संक्षेप यानी TRIMS से क्या बनता है? बिल्कुल, बहुत खूब मेरे प्यारे लाडलो, फटाफट सभी लोग बता दीजिए। दिए गए इस 4 ऑप्शन में एक जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए चलिए, क्योंकि दोस्तों किसी ने कहा है, बहुत ही प्यारी लाइन कही है, आपके बीच वो लाइन रखना चाहूंगा। बच्चों जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है जनाब। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है जनाब, क्योंकि जो वक्त आपको सिखा सकता है वो दुनिया की कोई भी चीज आपको नहीं सिखा सकती। ठीक है, तो वक्त को अहमियत जरूर दें और इस प्यारे से सवाल की जवाब जो है वो भी जरूर दें। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा, यानी व्यापार संबंधित निवेश उपाय, है ना, बिजनेस रिलेटेड जो है ना बच्चों, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मेजर्स की बात यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी देने वाले जो बच्चे होंगे वो राइट होंगे। ठीक है बच्चों, TRIMS की फुल फॉर्म की यदि हम बात करें तो क्या होगी, बताइए? TRIMS की फुल फॉर्म बता सकते हैं मेरे प्यारे लाडलो? तो याद रखोगे ट्रेड, है ना, रिलेटेड, ठीक है, हाँ, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट चर्च, ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ओके, बिल्कुल, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अगली साल। बच्चों 1921 का मोपला विद्रोह, ठीक है, कहाँ हुआ था? भारत के किस राज्य में हुआ था मोपला विद्रोह, बता दीजिए। एक बार वीडियो को भी सभी लोग लाइक करो भाई, फटाफट कर दो, है ना। बताइए इस प्यारे से सवाल का राइट जो आंसर होगा वो मेरे प्यारे साथियों क्या होगा सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। चलिए, बिल्कुल, क्योंकि सर एक और प्यारी सी लाइन, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। तो भाई आप लोगों को क्या करना है, बीती हुई चीजों को याद करनी है या आने वाला भविष्य बनानी है ना, आने वाला जो कल है उसको संवारना है। आप लोग डिसाइड कर लो, है ना। और याद रखेंगे सर 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ वो केरल के बच्चों मालाबार क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? 1921 ईस्वी में केरल के एक मालाबार क्षेत्र है वहीं पे हुआ था, मालाबार क्षेत्र। ओके मेरे प्यारे लाडलो, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों बात करेंगे सन्यासी विद्रोह, है ना। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था बच्चों, 1763 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों फकीर विद्रोह की बात यदि करेंगे तो ये भी बंगाल में ही हुआ था, फकीर विद्रोह, है ना, फकीरों के द्वारा किए जाने वाला विद्रोह, और ये भी 1776 ईस्वी में किया गया।
ओके, तो ये कुछ अपडेट रहा बच्चों विद्रोह से रिलेटेड, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर, है ना। और अगला जो सवाल होगा वो ये होगा, क्या होगा सर, पूछूं? बिल्कुल बिल्कुल सर पूछूं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे बतानी है आप लोगों को, सवाल यही मैं रखूंगा आपके लिए, क्या जी, कि आप लोग जरा सा बताइए कि भारत के, है ना, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्यारे से सवाल के जवाब आप सभी तमाम मेरे प्यारे साथी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिए, है ना। कमेंट बॉक्स में इस प्यारे से सवाल का जवाब दीजिए। मैं इंतजार करूंगा सभी बच्चों का। सर इस प्यारे से सवाल का फीडबैक दिया जाएगा, है ना। और आप लोगों को जो है ना सर, आज की ये सेशन की ये अंतिम क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं दिए जा रहा हूं। तो आज ये जो है ना अंतिम सवाल होगी आज की सेशन की। भाई जाते जाते इस प्यारे से सवाल का जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सेशन आप लोगों को कैसी लगी इसकी भी फीडबैक जरूर देंगे मेरे प्यारे साथियों। और रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं इसी तरीके से इंटरेस्टिंग सेशन को लेकर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के संग्रह कलेक्शन को लेकर एक नई सेशन के साथ। तब तक के लिए भाई यूं ही हंसते रहे, है ना, क्योंकि आपने सुना है ना, हो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो भाई इसलिए हंसते रहें, गाते रहें, गुनगुनाते रहें, है ना। इस दुनिया में और कुछ भी नहीं है ना। तो एकदम मनोरंजन जो है ना करते रहें और एकदम मोटिवेट होते रहें और पढ़ाई करते रहें एक बढ़िया कॉलेज और एक बढ़िया कोर्स पाने के लिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग सेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।